नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में, जहां हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू के थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का। स्वागत है आप सभी का। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगेंगे आप बताएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को और 12 तारीख 2 दिनों में एग्ज़ाम्स हैं PGQP01 के। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, और आप लोग वीडियो को कृपा करके अंत तक देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन हम हाजिर कर रहे हैं। इन which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concepts। जो शिक्षण के किस स्तर में भी शिक्षार्थी को अवधारणात्मक, जो सकारात्मक पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भेदभाव करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का अवसर प्राप्त होता है। किस स्तर पर बच्चे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट की समझ विकसित की जाती है या होती है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। आपको बताना है कि किस लेवल पर, स्मृति स्तर पर या फिर समझ स्तर बोले या फिर बोध स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल को बोध स्तर बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतनशील और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्मृति स्तर पर बच्चा को नॉलेज से ज्ञान केवल देने को बात कही जाती है। स्मृति स्तर पर बच्चे को रटने पर, मतलब बच्चा किसी तरह से कोई भी शब्द सीख ले, उसका ज्ञान उसको हो, मतलब बोध उसका हो या ना हो, इस पर बल नहीं दिया जाता है। स्मृति स्तर पर सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस किया जाता है कि बच्चा किसी भी शब्द से, किसी भी कॉन्सेप्ट से केवल और केवल परिचित हो जाए। और भेदभाव करना जो होता है या व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, ये किस लेवल पर होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है। तो इस ऑप्शन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका सही हो जाएगा। और हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, लर्निंग अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? लर्निंग एक्सपीरियंस, कॉन्शियस आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट या फिर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अधिगम अनुभव होता है, शैक्षिक संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि या अभिप्रेत अधिगम परिणाम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं ताकि हम उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन कर सकें। यदि आपके पास उद्देश्य नहीं है, एम नहीं है, तो आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन का भी एक आधार होना चाहिए। हम किस आधार पर किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उनको आधार प्रदान करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिप्रेत अधिगम परिणाम या फिर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो ऑप्शन आपका डी इसका सही हो जा रहा है। और आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव सेट क्यों किए जाते हैं, ताकि हम मूल्यांकन कर सकें। मूल्यांकन बिना ऑब्जेक्टिव सेट किए हम नहीं करते हैं, और किसी भी क्लास में जाने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं कि हमको क्या करना है, क्या बच्चे में हमको किस प्रकार से चेंज लाना है। जैसे आप किसी लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप उस लेसन पढ़ाने के दौरान बच्चे को क्या विकसित कराएंगे, कौन सी स्किल उसमें डेवलप कराएंगे, इसका उद्देश्य आपको निर्धारित कर लेना होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? प्ले पे मेथड कौन से डेवलप करता है, कौन सा स्किल डेवलप करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। केवल संज्ञानात्मक विकास करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, केवल शारीरिक विकास करता है, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, केवल संवेगात्मक विकास।
ओनली इमोशनल डेवलपमेंट। और चौथा विकल्प संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास, इन तीनों का डेवलपमेंट होता है। यही आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। खेल विधि से हमारे अंदर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास तीनों का होता है खेल विधि से। तो हम आगे बढ़ चलते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर, अल्टरनेटिव स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय द ईयर 2005 इज रिलेटेड टू। जो बैक टू स्कूल कार्यक्रम था, या बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा गारंटी कार्यक्रम था, या फिर अल्टरनेटिव स्कूल वैकल्पिक विद्यालय का कार्यक्रम था, जो कि रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित था, आपसे पूछा जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनपीई 1986 में आई थी। हमने इस पर चर्चा किया है अलग से वीडियो से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहली बार इस प्रकार की नई शिक्षा नीति, मतलब शिक्षा नीति आई थी एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर कहीं पूछे कि आज़ादी के बाद सबसे पहली पॉलिसी कौन सी आई, तो आपको ये ध्यान रखना है कमीशन कौन सा आया, तो राधा कृष्णन कमीशन 1948-49 में बनाया जाता है। राधा कृष्णन जी उसके अध्यक्ष होते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी के वो कुलपति थे। तो इसमें सी हंटर कमीशन दिया है और कोठारी कमीशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राइमरी स्कूल पर वर्ष 2005 तक सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय और बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता किससे संबंधित था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात की गई थी कि हम सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, अन्य सारे फीचर्स की बात की गई थी, हमने डिस्कस किया है, फिर भी आप देख लें। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की थी। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी। एलिमेंट्री एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था ये 1986 का बहुत ही एक एक्टिव कार्यक्रम हुआ, जिसके थ्रू शिक्षा जगत में बहुत बड़ी क्रांति आई। नॉन फार्मल एजुकेशन, जो इग्नू की स्थापना की गई थी नॉन फार्मल एजुकेशन से, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसकी बात की गई थी। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई, और डी लिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, जॉब्स के लिए जो डिग्री की आवश्यकता होती है उसको कम करना। ये सारे जो फीचर्स थे वो किसके थे, 1986 के थे। बात करें हंटर कमीशन, तो 1854 के बाद में ये पहला कमीशन था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। डब्ल्यू हंटर इसके चेयरपर्सन थे, और ये एजुकेशन के जो 1854 में वुड डिस्पैच आया था उसके कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। और कोठारी कमीशन तो अपने आप में बहुत एक महान कमीशन माना गया है। तो कोठारी कमीशन 1964 से 66 में आया था, 14 जुलाई 1964 में अपॉइंट किया गया था, और इसने बहुत सारे काम किए। इसमें आप याद रखिएगा 3 लैंग्वेज फार्मूला को सबसे पहले अगर पूछता है तो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको जान लीजिए 3 लैंग्वेज फार्मूला जो था वो कोठारी कमीशन ने ही इंट्रोड्यूस किया। अगर बात करें मेन रूप से पहले से ही बात चलने लगी थी, बात तो 1948 में भी की गई थी, लेकिन सबसे अगर बात करें सैद्धांतिक रूप से तो एजुकेशन कमीशन जो आया, कोठारी कमीशन जिसको कहा गया, उन्होंने ही 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करने की बात की। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, टीचिंग इज डिफाइंड एज, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स एंड इट्स रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स, रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों को पढ़वाना या पढ़ना, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स, शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण करना टीचिंग है। क्या है, केवल टीचिंग में शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना ही तो शामिल नहीं होता है। टीचिंग में कई सारे फीचर्स होते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान का स्थानांतरण ही होता तो हम ये नहीं देखते
कि प्रगतिशील कक्षा है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है उससे क्या मतलब है, वो तो ज्ञान का हस्तांतरण कर रहा है, बच्चा ले या न ले। तो इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षकों द्वारा सिर्फ ज्ञान का स्थानांतरण कभी भी टीचिंग का मतलब नहीं होता है। टीचिंग के दौरान शिक्षक को करना होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, लर्निंग को वो फैसिलिटेशन करे, लर्निंग को सरल करे, अधिगम को सरल करके प्रस्तुत करना ही टीचिंग होता है। और बच्चे के अंदर रुचि की भावना उत्पन्न करना, मोटिवेशन देना, क्योंकि अभिप्रेरणा नहीं होगा, यदि मोटिवेशन नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को शिक्षण में इंक्लूड किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम का सरलीकरण। अधिगम का सरलीकरण करना ही टीचिंग है। तो शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण कभी भी टीचिंग नहीं होता है, क्योंकि टीचिंग ये बहुत ही संकीर्ण परिभाषा हो जाती है, बहुत एक छोटी सी डेफिनेशन बन के रह जाता है कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चले कि क्या आपको हमारे प्रयासों से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हमें उससे सूचना प्राप्त होती है कि हम कितने क्षेत्र में अब पहुंच रहे हैं यूट्यूब पर। आपको सामने क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान, आ टीचर्स स्टूडेंट्स दैट इनकरेज ड्यूरिंग टीचिंग आ टीचर्स statements that encourage students to elaborate on an answer either their own or that of the others will be called। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के कथन या तो उनके स्वयं के या दूसरे के जो छात्रों को एक उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जब टीचिंग कर रहा है शिक्षक, तो किसी क्वेश्चन को पूछता है या फिर बच्चे से इनकरेज करता है कि वह स्टूडेंट जो है एलोबरेट करे आंसर को, तो वो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, संरचना। अगर बात करें संरचना की, तो संरचना जो है ये टीचिंग प्री टीचिंग में आता है, अर्थात आपको संरचना क्लासरूम में एंटर करने से पहले ही बनानी होती है, और आपको उनके अनुसार निर्देशात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जब होता है, जब टीचिंग एड्स का हम प्रयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस मतलब अधिगम प्रक्रिया में जो बच्चों का इंगेजमेंट होता है, हम बच्चों को जोड़ते हैं लर्निंग प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं कि बहुत ही प्रभावी शिक्षण हो रहा है, ना कि ये प्रूविंग। इसका आंसर क्या होगा, प्रूविंग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स के थ्रू इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को कि वो आंसर्स को एलोबरेट करें। और जो इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चों को जोड़ना, ये एक अध्यापक का गुण होता है। अगर एक अध्यापक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को इंगेज कर लेता है, तो उसकी टीचिंग को प्रभावी माना जाता है। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको कहते हैं। तो इस कारण से आपका डी आंसर प्रोबिंग इसका बिल्कुल सही हो जाता है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट सेंटरिंग क्लासरूम इज मीन फॉर, छात्र केंद्रित कक्ष ... के लिए होता है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत अंतर होता है, हमेशा मनोविज्ञान ने इसको हमको बताया है कि हर एक बच्चा अपने से अनोखा होता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी होती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए। या फिर रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, जो टीचर के शिक्षक उन्मुख व्याख्यान होते हैं उनको कम करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, पुराने ज्ञान को फिर से याद दिला देना, जो पुराना बच्चे ने सीखा है। क्या स्टूडेंट सेंटरिंग क्लास के लिए इसको ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं। रिकॉल कराने के लिए क्या हम स्टूडेंट सेंटरिंग, ये विशेषता इसकी नहीं है। हाँ, रिकॉल कराना ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चे खुद क्विज़ के थ्रू या फिर टीम टीचिंग मेथड के थ्रू या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता करा दीजिए, आप उससे भी रिकॉल हो जाते हैं। और इंगेजिंग द एंटायर क्लास, पूरे क्लास को व्यस्त करना नहीं, पूरे क्लास को जोड़ लेना, इंगेज करना, ये होता है। तो स्टूडेंट सेंटरिंग क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करना। प्रत्येक बच्चे को हम देख रहे हैं उसमें,
और स्टूडेंट के सेंटर में, अर्थात जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके सेंटर में कौन है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट रहेगा, और प्रत्येक स्टूडेंट अगर है तो हम उसके प्रत्येक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके देखेंगे। कोई बच्चे का IQ 110 से 115 के बीच में है, किसी बच्चे का IQ 125 से 130 के बीच में है, कोई प्रतिभावान है तो कोई सामान्य है। तो हम उन सभी को एड्रेस करेंगे, उन सभी के लिए हम ऐसी वैरायटी का उपयोग करेंगे, ऐसे टीचिंग मेथड का उपयोग करेंगे जिससे कि सभी को लाभ हो सके। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। टाइम टेकिंग हो रही है वीडियो, आप लोग देखिएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डाट इज एन इसेंशियल क्वालिटी ऑफ द बेस्ट टीचर। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण क्या है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, लैंग्वेज फ्लुएंसी या गुड प्रेजेंटेशन। अच्छी प्रस्तुति, भाषा प्रवाह, शिक्षण में वास्तविक रुचि या मजबूत विषय ज्ञान। कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो सबसे अनिवार्य गुण क्या है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण होता है कि उसमें शिक्षण में वास्तविक रुचि होनी चाहिए उसकी। जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, अगर किसी शिक्षण का इंटरेस्ट स्वयं डेवलप्ड है कि हम टीचिंग करेंगे तो वह बेशक बहुत ही अच्छा टीचिंग करेगा क्योंकि उसको स्वयं रुचि है टीचिंग करने में। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बट सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण क्या होता है? ये सारे गुण बिल्कुल उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? शिक्षण में वास्तविक रुचि होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनमें कहीं टीचिंग के लिए या फिर कहें हम नॉलेज की कमी नहीं होती है, मजबूत विषय का ज्ञान होता है। आज के दौर में इतने कंपटीशंस हैं, आपको एडमिशन लेने के लिए, बीएड में एडमिशन लेने के लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है कि हमको सेंट्रल या गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो आप सोचिए उसके बाद में कितने संघर्ष से हम लोग एक टीचर बनते हैं। तो क्या उनके पास नॉलेज की कमी होती है? लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टीचर, हाँ मानते हैं कुछ सरकार की कमियां भी हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? शिक्षण के प्रति वास्तविक रुचि नहीं होती है, जिसके कारण वो टीचिंग नहीं करते हैं क्लासरूम्स में जा कर के, जो कि एक बहुत ही अफसोस की बात होती है। तो इसमें क्या है? बी ऑप्शन सही हो गया। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। विदाउट पैशन ऑफ योर सब्जेक्ट एंड अ डिजायर फॉर योर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन वी हैव फेल्ड एज अ टीचर एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। जॉन बी फोदोजिल ने इसको कहा है कि हम इसके रूप में फेल हो सकते हैं, ये कोई एक ऑप्शन भी नहीं है इसमें। तो आप ने देखा, हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीबी टीचिंग इज। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है। जॉन डीबी प्रयोजनवाद के जनक माने जाते थे। डाइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, बोथ है या नॉन ऑफ दी एबव। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो गया? इसमें ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन डीबी ने बताया था, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने रखा लर्नर को, अगर बात करें अधिगम करता या लर्नर को, टीचर को और कंटेंट को। तो इन्होंने कहा कि जो टीचिंग है, शिक्षण है, वो क्या है? शिक्षण एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें सबसे मुख्य रोल जो है शिक्षण कर्ता का नहीं, लर्नर का होता है, अधिगम कर्ता का होता है। दूसरा रोल टीचर का और तीसरा रोल कंटेंट का होता है। और ये ट्राइपोलर है और इसमें मतलब हम विभेद नहीं कर सकते हैं, ये तीनों एक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो इंटर रिलेटेड होते हैं। और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के बात पर। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो RTE एक्ट आया था, RTE एक्ट 2009 में आया, उसके थ्रू पूछ रहा है इंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज की बात की गई है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कौन सा अधिकार दिया गया है उन्हें फ्री एजुकेशन के लिए। तो कितने वर्ष के बच्चों को जो डिसेबिलिटी हैं, जिनके पास जो दिव्यांग हैं, उनको कितने वर्ष तक फ्री एजुकेशन की अधिकार दिया गया है? 6 years to 18 years,
6 साल से 18 साल के बीच में, 6 साल से 22 साल के बीच में, 6 साल से 14 साल के बीच में, या 3 साल से 18 साल के बीच में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा ये कहा गया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट एक अलग से आया था, इसी के द्वारा, मतलब इसी से रिलेटेड था। इस आरटीई एक्ट 2009 ने ही इंट्रोड्यूस किया पीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू, जिसमें बताया गया कि हम दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जा रहा है। और अगर बात करें 6 से 14 वर्ष, तो 6 से 14 वर्ष जनरल बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, जो कि दिव्यांग नहीं है, जिनको सब कुछ ईश्वर ने प्रदान कर रखा है, उनको लिए वो प्रावधान करता है कि हम 6 to 14 ईयर एजुकेशन देंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री बेस्ड पर। तो उस पर ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है और डिसेबिलिटी लगा हुआ है तो आप ध्यान से पढ़िएगा और गलती ना होने पाए इसका कोशिश करिएगा। 6 ईयर्स to 18 ईयर्स। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट सेंटरिंग क्लासरूम इज मीन फॉर। ये क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर फिर से आ गया है, तो इसका आंसर आप यहाँ भी जान लीजिए, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने आगे इसी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये देखिए, व्हाट ब्रिंग्स डिजायरेबल चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर। व्यवहार में इच्छित परिवर्तन किसके द्वारा आता है, पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के द्वारा, स्किल के द्वारा, या लर्निंग के द्वारा। तो बात करें हम किसके द्वारा आता है, आप लोग भी बताएंगे। लर्निंग के द्वारा आता है, इसका आंसर लर्निंग हो जाएगा। और लर्निंग में बात करें तो लर्निंग जो कहते किसको हैं, लर्निंग अधिगम कहते किसको हैं, तो डिजायरेबल चेंज होना चाहिए इन बिहेवियर मतलब व्यवहार में जो हम चाह रहे हैं जिसका, उसको होना चाहिए। और लर्निंग होता कैसे है, तो चेंज इन बिहेवियर एक्सपीरियंस के द्वारा बिहेवियर में बदलाव, चेंज व्यवहार में परिवर्तन ही अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम, एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा अधिगम कहलाता है। और इसमें होना क्या चाहिए, ये परमानेंट हो, अर्थात ये लॉन्ग टर्म हो। अगर बात करें तो ये लॉन्ग टर्म हो, इसमें अस्थायित्व हो, लॉन्ग टर्म हो, अस्थायी हो, परमानेंट हो, और इसमें और ये डिजायरेबल हो, मतलब कि जिस तरफ हम चाह रहे हैं उस तरफ हो। ऐसा ना हो कि नॉन डिजायरेबल हो, हम चाह रहे हैं कि हम शिक्षक बने और हम चोर बन जाएं। ऐसा हो जाता है कि हमारा मतलब कहने का ये नहीं है, मतलब यही समझिए कि आपको डिजायरेबल जो इच्छा कर रहे हैं, आप जो बनना चाहते हैं, व्यवहार में जितना परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। तो व्यवहार में इच्छित परिवर्तन किसके द्वारा आता है, लर्निंग के द्वारा आता है, अधिगम के द्वारा, सीखने के द्वारा आता है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टीचिंग बिहेवियर टू मेक अ टीचर इफेक्टिव। वो कौन सा विधि है या चीज है जिसके द्वारा एक शिक्षक का व्यवहार जो है वो टीचर को इफेक्टिव बनाता है। कौन सा हो जाएगा, टीचर्स कमेंट्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस। आगे आने वाली शिक्षण क्रिया को ऑर्गेनाइज, संगठित करने के लिए जो टीचर कहता है वह, या फिर यूज ऑफ कंटेंट और प्रोसेस क्वेश्चंस बाय टीचर जो क्वेश्चन पूछा है कंटेंट को यूज करके, जो उसने कंटेंट रखे हैं, जो पढ़ाए हैं, उसको यूज करे, या फिर इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को जोड़ ले रहा है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। या फिर यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, जो छात्रों के विचार हैं और उनके सहयोग है उनका वह यूज कर रहा है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आपको पता है सबसे मेन इसमें क्या होगा, इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चों को आप टीचिंग प्रक्रिया में जोड़ दीजिए, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दीजिए, उसके बाद में तो स्वयं सीखेंगे। कई मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री ने बताए हैं, ऐसी बातों को बताया भी है कि अगर बच्चे को आप मत सिखाइए। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक शिक्षाविद थे, प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं, लगभग प्रकृतिवाद के वो बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे हर्बर्ट स्पेंसर। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे में आप बाहरी ज्ञान को ठूसने से बचिए, बच्चा स्वयं सीख लेगा, आप उसको सीखने के लिए मौका दीजिए।
तो वही बात है कि इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, आप बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में जोड़िए, उसके बाद में देखिए बच्चा सीख रहा है। तो इसमें सबसे उत्तम बिहेवियर क्या, 3 नंबर जो बिल्कुल दिया है वही सही हो जा रहा है, तीसरा विकल्प इसका सही हो रहा है। आप लोग ऊबिएगा मत, वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर, सामाजिक गुण कौन सा है, सामाजिक विशेषता कौन सा है एक अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी की। पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, संवेदी धारणा की शक्ति। थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता। पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति की क्षमता। या फिर एबिलिटी टू रिलेट ओनसेल्फ विद अदर्स, दूसरों के साथ खुद को जोड़ने की क्षमता। सामाजिक विशेषता की बात हो रही है तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरों के साथ जोड़ना। समाज में आप अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से, उनके विचारों से आप जुड़ जा रहे हैं तो यही सामाजिक विशेषता को दर्शाता है। वे तो आपका आंसर चौथा इसका सही हो जाएगा, एबिलिटी टू रिलेट ओनसेल्फ विद अदर्स। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग, सीखने के आधुनिक दृष्टिकोण में स्टूडेंट्स आर गिवन द फ्रीडम टू लर्न एट देयर ओन पेस विच इज नोन एज, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने पेस पर जैसा कि वो सीखना चाहते हैं अपनी गति के अनुसार सीख सकें, उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव लर्निंग कहा जाता है, सक्रिय अध्ययन कहा जाता है, एडाप्टिंग लर्निंग कहा जाता है, अनुकूली शिक्षा कहा जाता है, कोलोबरेटिव लर्निंग कहा जाता है, सहयोगपूर्ण सीखना, या फिर इन्वेंशनल इन्वायरमेंट कहा जाता है, आमंत्रण वातावरण। कौन सा इसका सही हो जाएगा, इन्वेंशनल हो जाएगा या फिर कौन सा होगा आप बताएंगे, हम इसको गायब कर रहे हैं तब तक। ये हुआ। तो अगर बच्चा अपने पेस पर सीख रहा है, बच्चे को स्वतंत्रता है कि वो जितना चाहे उतना पढ़े, जितनी चाहे मर्जी से सीखे, जितनी गति से सीख सके, तब मतलब कि ये हुआ कि अगर एक बच्चा प्रतिभावान बच्चा है तो वो आगे बढ़ के कुछ और सीख रहा है। अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभावान बच्चा है, तो अपने पेस पर सीख रहा है, और वहीं स्लो लर्नर मंद बुद्धि का बालक है, जो मंद है वो अपने पेस पर सीख रहा है, अपने बेस पर सीख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसी को तो एक्टिव लर्निंग कहते हैं, एक्टिव लर्निंग इसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, एक्टिव लर्निंग सक्रिय अध्ययन इसी को कहते हैं कि एक प्रतिभावान बालक भी अपने पेस पर सीख रहा है और एक मंद बुद्धि का बालक भी अपने पेस पर सीख रहा है, और दोनों एक्टिवली सीख रहे हैं। वो दोनों किसी के सहयोग पर या किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और किसी के आमंत्रण पर व्यवहार, वो आमंत्रण के लिए वेट नहीं कर रहे हैं कि आप हमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो हम सीखेंगे, या फिर आप हमें आगे हाथ पकड़कर चलना सिखाएंगे तो हम चलेंगे। वो अपने स्वयं एक्टिव हैं और एक्टिव अपने पेस पर सीख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई मीडिया रिसोर्स दैट मे बी हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। ऑप्शन न्यूज़पेपर, पिक्चर, एक्सेप्शन, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा सही हो जाएगा, अखबार, तस्वीर या प्रदर्शनियाँ, या ऊपर के सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऊपर के सभी जितने हैं तीनों इसमें सही हो जा रहे हैं, ऑल ऑफ द एबव। तीनों का प्रयोग हम अधिगम लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, अखबार के थ्रू भी हम सीखते हैं, तस्वीर जो होते हैं स्लाइड्स लगा करके हम सीख रहे हैं, प्रदर्शनियों के माध्यम से सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को सिखाया जाता है। और आज के ज़माने में इन मॉडर्न एज में हम तो यही बढ़ावा मिल रहा है, कोविड के द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना घर घर में सिखा दिया, बच्चे हर बच्चे सीख गए। पुराने टीचर्स को नहीं पता था स्लाइड्स बनाना, वो भी सीख गए, पीपीटी बनाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो रिवॉल्यूशन क्रांति के दौरान मीडिया संसाधन जो है सभी इसमें उपयोगी हैं। और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी है पूछ रहा है, जिसमें प्रगतिशील कक्षा की कौन सी विशेषता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता पूछ रहा है। आपको बताना है सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, मटेरियल इज मीट ओनली डिस्प्ले, केवल सामग्री जो है वो दिखाने के लिए है, बैठने की व्यवस्था तय है, बच्चा का सीट फिक्स्ड है, नंबर 1 नंबर 2 करके वो है, या फिर चिल्ड्रेन आर असेस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू फॉर्मल एग्जाम्स, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से
वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। एकदम अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है उससे। अंत में अगर बच्चा पास हो जा रहा है एग्जाम के थ्रू तो बच्चा अच्छा है, भले ही वो कैसे पास हो, उसको नॉलेज हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। या फिर डी, टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू इनेबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सक्षम करने के लिए सीखने का अवसर प्रदान करती है, वह विशेषता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। तो बिल्कुल सही डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। जो डी है विकल्प है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू इनेबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर उन्होंने अवधारणात्मक समझ को विकसित करने का अवसर मिलता है तो उसी को हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहते हैं। बच्चे अपने अवधारणात्मक समझ मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पा रहे हैं, तो यही विशेषता होती है, ना कि सामग्री का केवल प्रदर्शन करना। प्रदर्शन नहीं, उनका यूज करना हमको सीखना चाहिए। बैठने की व्यवस्था बिल्कुल तय नहीं होनी चाहिए और बच्चों का जो मूल्यांकन हो समय समय पर होता रहे, ना कि एकदम एंड में हो, ईयर एंड में नहीं होना चाहिए। इसी को NEP 2020 में बताया गया है कि हम असेसमेंट करेंगे जो 3 पार्ट्स में करेंगे। आगे शायद क्वेश्चन भी इंक्लूड है। डिस्ग्राफिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टी इन। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? रीडिंग, थिंकिंग, वॉकिंग या राइटिंग? कौन से सही है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं डिफ़िकल्टीज से, तो आपको बताना है। आप देख पा रहे हैं इसमें ग्राफिया शब्द जुड़ा है, अर्थात ग्राफ। ग्राफ का एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है राइटिंग। आपको जहां भी कैलकुलिया आ गया जोड़ने से, डिस्ग्राफिया आ गया तो आपको क्या हो गया लिखने से, ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर, राइटिंग हो जाएगा इसका। और डिसलेक्सिया आ गया तो पढ़ने से दिक्कत हो जाता है। और इन सभी बातों को हमने PDF भी ग्रुप में सेंड किया था ताकि इसको आप सीख सकें। अगला क्वेश्चन आपसे सामने लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? शिक्षा किस पर बल दे? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल दे, डी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड कंटेंट, गैर संबंधित विषय वस्तु पर बल दे, रोट लर्निंग रटकर सीख ले बच्चा, या फिर लर्निंग फॉर एग्जाम्स बच्चा पढ़ने के लिए सीखे लेकिन वह किस के लिए हो? परीक्षाओं को पास करने के लिए हो। तो कौन सा NEP 2020 ने बात की है आपको बताना है। तो NEP 2020 में बात की गई है कि बच्चा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड कर पाए, बच्चा स्वयं संकल्पनात्मक समझ विकसित करे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गैर संदर्भित विषय वस्तु की बात क्यों करेगा NEP आपको? वैसे भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर कंटेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, बच्चे के लिए ओरिएंटेड नहीं है, तो वह बच्चों को हेल्पफुल नहीं करेगा। और रोट लर्निंग को तो कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया कहीं भी, और परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं, जिंदगी के लिए सीखना कहा जाता है। लर्निंग फॉर लाइफ की बात हमेशा कही गई है, तो लर्निंग फॉर एग्जाम्स नहीं, लर्निंग फॉर लाइफ। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज द करिकुलम एंड पेडागॉजी शुड बी, अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसे हों? सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, परीक्षाओं पर केंद्रित हों, पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित हों, संलग्न और संदर्भित हों, या मानकीकृत व एक रूपी हों। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाता है। अगर बात करें सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, तो परीक्षाओं को पर केंद्रित होने पर बात नहीं की गई है, बच्चों पर केंद्रित हो, जो पाठ्यक्रम हो वो बच्चों पर केंद्रित हो, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस कर सके पाठ्यक्रम, जो करिकुलम हो, और हर एक बच्चे के लिए वो फॉलो किया जा सके ताकि सभी बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि क्लासरूम्स में हर एक प्रतिभा के बच्चे होते हैं, डिफरेंस बच्चे होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, पाठ्य पुस्तक पर नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंगेजिंग एंड कॉन्सेप्चुअल, संलग्न और संदर्भित, बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में जोड़ना
की क्षमता रखता हो करिकुलम, ऐसी बात एनईपी 2020 में की गई है। एनईपी 2020 से क्वेश्चन बनेंगे श्योर हैं। और आपको जो डी है स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, अगर एक रूपी से करिकुलम होगा तो इसमें एक ही प्रकार का बच्चा जो होगा जिसको इसको सूट करेगा, तो हमको सभी प्रकार के बच्चों के लिए कार्यक्रम ऐसा हो, पाठचर्या एक रूप में ना हो। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉट दिया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। निम्नलिखित में कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? आपको बताना है। यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं, आप सजा ना देंगे और ना ही रिवार्ड देंगे, आप क्या करेंगे, पुनर्बलन देंगे, मोटिवेशन देंगे। कॉम्पिटेटिव क्लासरूम हो, इसी की बात की गई थी परख में, मैंने बताया था कि कंपटीशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बच्चे का खुद के साथ होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। सी कह रहा है कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन, तुलनात्मक मूल्यांकन का बात किया गया है, ये भी गलत है। हम तुलना दूसरे से क्यों करें? हो सकता है उसका रिसोर्स कम हो, उसका रिसोर्स ज़्यादा हो। एक बच्चा जो है विराट कोहली का है और एक बच्चा घुरहू का है मान लीजिए, तो क्या उनके पास समान रिसोर्स रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो हम उनके और उनके तुलना कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जिसकी बात परख कर रहा है, जिसको परफॉर्मेंस रिव्यू करके पूरा एक बॉडी बनाया गया है, परख 2020 में हमने डिस्कस भी किया है, तो उसकी बात की गई। और कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, इसकी बात की गई है कि बच्चा चाहे जितना भी किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसमें क्या है, सहयोगात्मक अधिगम किया जा सके, सहयोगपूर्ण वो सीखें और वो आगे बढ़ें। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जा रहा है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, नॉट दिया है और इसको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। फोकस ऑन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, ये बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव लर्निंग में हम सतत और मूल्यांकन, जो व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का अर्थ हुआ सर्वांगीण, अर्थात तीनों डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अर्थात कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावात्मक और साइकोमोटर मनोचालक जो होते हैं, जो कि गत्यात्मक होते हैं, उनको तीनों का सर्वांगीण मूल्यांकन कर सकें, उसको व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और इनक्रेजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटकर याद करने पर बल देना, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जा रहा है, क्योंकि ये गलत है और गलत ही इसमें पूछा है नहीं, तो बी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। पढ़ने की आगे ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देखिए, एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण पर बल, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है। और प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन पर्यंत शिक्षा, बिल्कुल हम जो लर्निंग है, टीचिंग है, लर्निंग है, उसको हम क्या करेंगे, लर्निंग फॉर लाइफ की भावना को विकास करेंगे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वही राइट आंसर है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट अ टीचर शुड, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप अध्यापक बनेंगे बीएड करने से, यही टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर क्या टीचिंग के प्रति एप्टीट्यूड है, आप का विचार, आप टीचिंग के प्रति क्या आप में रुचि है, इसी को एक्सेस एड्रेस करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एग्जाम्स में डाले जाते हैं। तो आपका आंसर देखिए क्वेश्चंस के, कंसीडर स्कोर्स बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर ऑन क्विज, प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों का विचार करना, क्या यह समग्र मूल्यांकन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्नोत्तरी के थ्रू हम जान ले रहे हैं तो बच्चों को भावात्मक और साइकोमोटर जो डोमेन है वो छूट जा रहा है। केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना, बिल्कुल ये निगेटिव थॉट है। हम केवल बच्चे को हमेशा उसकी कमियां नहीं देखेंगे, हाँ हम कमियां देखेंगे, लेकिन उसके सापेक्ष हम ज़्यादातर उसकी जो प्रतिभा है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, हम उसको देखेंगे और उसी के अंदर हम कमियां देखेंगे, क्योंकि कमियां तो सभी के अंदर होती हैं अगर बात करें, लेकिन बच्चा जो है क्वालिटी क्या रखता है, हम उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसको क्वालिटी बताएंगे। हम क्वालिटी बताने के बाद में उसको थोड़ा सा निगेटिव जो उसके त्रुटियां हो रही हैं उसको बताएंगे। तो सी क्या कह रहा है, कंसीडर आउटकम एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, बिल्कुल सही है सी नंबर।
सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आउटकम हमको मिला है किसके थ्रू, जो लर्निंग प्रोसेस हुआ है उसके थ्रू जो बच्चा आउटकम ले रहा है उसका असेसमेंट करना ही तो समग्र मूल्यांकन है। अर्थात इसमें तीनों डोमेन का मूल्यांकन हो जाएगा। और डी क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। अगर सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा मूल्यांकन करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं, कुछ लर्निंग जो होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, और कुछ सोशली जो है उनके साथ भेदभाव हुआ रहता है। तो उन सबके लिए हम स्टैंडर्ड टेस्ट का प्लान नहीं लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका गलत आंसर है। सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। और अगला क्वेश्चन जो लास्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर वेयर। जो स्ट्रेस दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, किस प्रकार के वातावरण बनाने पर। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड। बच्चों के भावनात्मक और आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और वह अपने को महत्वपूर्ण समझें। या फिर स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल्स एंड अचीवमेंट इन टेस्ट डायरेक्ट्स टीचर्स परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। उपलब्धि उद्देश्यों पर जो बच्चा उपलब्धि कर रहा है किसके दौरान, परफॉर्मेंस गोल्स जो है उसके टेस्ट के दौरान, जो परीक्षाएं होते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा स्कोर ला रहा है क्या उसके थ्रू। या फिर द टीचर लीड्स एंड चिल्ड्रन फॉलो पैसिवली। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। या स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फॉर एग्जाम्स। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। कौन सा वातावरण बनाने की बात की जाती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा स्वयं को महत्वपूर्ण समझे, तभी तो बच्चा निगलेक्ट भावना ना आए, बच्चे में हीनता की भावना ना आए। अगर कोई मंद बुद्धि का बालक भी है जो कि कम समझ रहा है फिर भी उसके भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और वह अपने को महत्वपूर्ण समझे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अंत तक जिन्होंने देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव दें कि कैसा लगा। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग परीक्षा में ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो गलत ना होने पाएँ। बस आप अगर इतना भी कर ले गए तो श्योर रहिए आपका कहीं ना कहीं आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू अगेन एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।